छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। भूपेश जी नमस्कार। हेलो। हाँ भूपेश जी, आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है? हाँ भूपेश जी, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य जिसकी 7 राज्यों से तो आपकी सीमाएं हैं, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं लॉकडाउन? 7 राज्य से घिरे हुए भी हैं, देश भर के लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ के लोग देश के अन्य राज्यों में भी जी बिल्कुल लोग गए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने यही किया कि जो हमारी सीमा है उसको हमने सबसे पहले सील किया ताकि आवागमन को रोका जा सके, और जो आए हैं उनके स्वास्थ्य की जांच भी करा रहे हैं, क्वारंटाइन में भी रख रहे हैं। जितने विदेश से आए हैं उसकी सूचीबद्ध करके उन सबको सेल्फ आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में रखा गया है ताकि ये बीमारी न बढ़े। साथ ही आने के बाद वो किन किन लोगों से मिले, किन के घरों में गए थे, उसको भी उसके भी इतिहास। अभी तक पॉजिटिव केस कितने हुए हैं कुल छत्तीसगढ़ से आपके राज्य डेटा में? अभी तक के केवल 8 हुए हैं। अच्छा। कल एक और केस मिला था, उसको मिला के 8 हुए। उससे पहले तो 7 ही थे। 7 ही थे, हाँ। 18 तारीख को पहले पॉजिटिव मिला, उसके बाद फिर 25 तारीख को ये 8 जो हैं ये बाहर से आए हुए हैं? इसमें से केवल एक को छोड़ के 7 है वो सारे इंग्लैंड से आए हुए। अच्छा जी। तो ये और कुल आपने आइसोलेशन में या क्वारंटीन में कितने लोग होंगे छत्तीसगढ़ राज्य में? ये होम आइसोलेशन में ये करीब 40,000 के आसपास के आंकड़े हैं। क्वारंटाइन में भी वैसी है। अच्छा। सब अपने घरों में हैं, और जो शासकीय क्वारंटाइन में उसमें भी 400-500 लोग हैं, और हर जिले में अलग अलग हैं। हाँ। मतलब रायपुर की बात इतनी है, लेकिन जैसे बीजापुर में है 800 लोग जो मजदूरी करने जाते थे अपने तेलंगाना में, तो उन लोगों को अलग अलग रखा गया। क्वारंटाइन में भी करीब 40,000 के आसपास लोग हैं। तो क्योंकि एक तो बहुत बड़ा हाईवे है मुंबई हावड़ा हाईवे, वो आपके राज्य से होकर गुजरता है और इतने राज्यों से सीमाएं हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है? अब वही सबसे पहले हमने सील किया। भारत सरकार को 24 तारीख को अनाउंस किया, हमने 21 तारीख को ही बंद कर दिया था। जी जी। सील कर दिया था। और 144 धारा भी हमने उसी समय लगा दिया था। 23 तारीख को पूरे गाइडलाइन है, हमने सभी जिलों में भेज दिया था, और पूरे प्रदेश के लोगों ने उसका सहयोग किया। मतलब स्कूल कॉलेज वगैरह तो हम 13 तारीख ही बंद कर दिए थे। स्कूल कॉलेज मॉल और ये सारे बंद कर दिए थे। शराब दुकान 23 तारीख को बंद कर दिए थे। तो लगातार जैसे जैसे समय बीतते गए, लगातार हम लोग कार्रवाई करते गए, और उसके कारण से सब कंट्रोल में है। और जो देश की अर्थव्यवस्था है वो हर राज्य उसमें अहम है, लेकिन छत्तीसगढ़ भी काफी अहम है। स्टील है, एल्यूमिनियम है, पावर है, सीमेंट है, बड़े बड़े उद्योग हैं छत्तीसगढ़ में। वहां दूसरे राज्यों से आई हुई लेबर काम करती है, आपके यहाँ के लोग भी दूसरे राज्यों में काम करते हैं। तो ये उद्योग जो है ये चलना भी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। आगे के लिए कैसी तैयारी की जा सकती है? देखिए, एक चीज तो ये है कि यदि हम उत्पादन कर दें तो किसी भी उद्योग के पास एक सीमित गोडाउन है। अच्छा। हाँ। सीमेंट प्लांट मान लो है, तो सीमेंट प्लांट में उसके सीमेंट रखने के निश्चित उसके पास गोडाउन निश्चित मात्रा में रख सकते हैं, उससे अधिक तो नहीं रख सकते, और इस कारण से सारे सीमेंट प्लांट बंद हो गया है। हाँ। स्टील उद्योग में भी यही स्थिति है कि आखिर वो कितना रखेगा, तो इसलिए उसका उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। केवल जो उसके फर्नेस है वो चल रहे हैं, पावर प्लांट है तो बॉयलर चला रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आवश्यक है वही चल रहा है, बचत सारे बंद हो गए हैं। पावर प्लांट भी अब उसके जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 4200-4300 मेगावाट के डिमांड होती थी इस महीने में। अभी वो घट के वो 3000 मेगावाट की हो गई है। तो कोयला उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। तो हर उद्योग में, भिलाई स्टील प्लांट में जो 25,000 मजदूर काम करते थे, अब वो केवल 8,000 में चला रहे हैं। तो जितना आवश्यक है उतने ही चला रहे हैं, क्योंकि उत्पादन कर भी लें तो उसे ट्रांसपोर्टिंग करने की परेशानी है। कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा, तो डिमांड भी नहीं है। तो सारे उद्योग हैं उसके या तो उत्पादन कम हो गए हैं या बंद हो गए हैं। तो ये कैसे पटरी पर गाड़ी आने में कितना वक्त लग जाएगा अगर ये सब कुछ बीत गया तो? क्योंकि ये सवाल है लोगों के मन में अब उठने शुरू हो गए हैं कि अब ये अर्थव्यवस्था का क्या होगा, लोगों के जीवन का क्या होगा? बिल्कुल सही सवाल सबके जहन में है
कि यदि उद्योग बंद हुए हैं और उसके जो टीम, कोई भी उद्योग चलता है तो टीम वर्क से चलता है, उसके इंजीनियर हैं, उसके इलेक्ट्रीशियन है, तो उसकी स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, वो सारी टीम एक साथ काम करती है। अब कोई आदमी केरल का होगा तो कोई बिहार का होगा तो कोई पश्चिम बंगाल का होगा, कोई छत्तीसगढ़ का होगा। अब सारे लोगों को एक साथ असेंबल करना, जो चले गए हैं उस टीम को फिर से एकत्रित करना किसी भी उद्योगपति के लिए एक कठिन काम होगा। और मैं समझता हूँ इसको पटरी में आने में महीनों लगेंगे या हो सकता है सालों लग जाए। सालों लग जाए। और अच्छा, एक दिक्कत ये जो कई राज्यों में देखने को मिली, पुलिस को भी संभालने में दिक्कत हो रही है, कहीं कहीं पुलिस उग्र भी हो जाती है। ये ऐसी स्थिति है जो न पुलिस ने पहले देखी न जनता ने पहले देखी। ये स्थितियां आपके राज्य में कैसी हैं, उनसे कैसे निपटा जा रहा है? ये अभूतपूर्व स्थिति है और मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे यहाँ पुलिस बल का प्रयोग बहुत कम करना पड़ा है। यहाँ के लोगों को लगातार हम लोग मीडिया के माध्यम से जागरूक करते रहे। जो राजनीतिक दल है, सामाजिक संगठन है, जो औद्योगिक और व्यवसायिक संगठन है, उससे लगातार बात होती रही और सब जो बातें हैं वो निचले स्तर तक के पहुंचा और स्व अनुशासन के कारण से काफी कुछ नियंत्रण में रहा। रात दो जगह छोड़ दें, बचत जगह बल प्रयोग करने का आवश्यकता नहीं। जैसे हमने देखा था जगदलपुर में जब जनता कर्फ्यू के दिन वो थाली बजाने का वक्त आया था, तब काफी लोग आ गए थे। उसके अगले दिन भी काफी लोग निकल आए थे। वो सब कंट्रोल में आ गया? वो सब कंट्रोल में आ गए। लोग समझे कि अब 14 घंटा प्रधानमंत्री ने अपील की है और उसके बाद थाली बजाया, अब कोरोना भाग गया तो सब लोग सड़कों पे आ गए। दूसरे दिन भी बिल्कुल सामान्य आवाजाही शुरू हो गया, तो थोड़ा सा वहां सख्ती करनी पड़ी, न केवल जगदलपुर में बल्कि सभी शहरों में ये स्थिति बनी। और उसके बाद फिर लोग समझ गए कि नहीं, अब हमको लंबे समय तक के इसका पालन करना पड़ेगा। और पूरा प्रशासन भी उसमें लगा हुआ है, सभी संगठन भी काम कर रहे हैं और लोग भी मदद कर रहे हैं। और ये तो हुई शहरों की बात। छत्तीसगढ़ में बहुत सारा इलाका है जो वैसे ही काफी इलाकों से कटा रहता है, आदिवासी इलाका है। वहां पर कैसे कैसे लोग समझ रहे हैं इसको, वहां तक बात कैसे पहुंच रही है और कैसे वो इसका पालन कर रहे हैं? हमसे ज्यादा कड़ाई से पालन कर रहे हैं शहर वालों से। अच्छा। गांव के लोग अपने गांव के जितने भी रास्ते हैं उसमें सब जगह बैनर टांग दिए हैं। कई जगह कटीले जो पेड़ हैं उसको काट के गिरा दिए हैं, जंगाल काट के, ताकि कोई आदमी मोटरसाइकिल से भी ना निकल सके, न कोई आ पा रहा है न जा पा रहा है। और जो लोग आ गए बाहर से तो उसे गांव के बाहर ही उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था गांव वालों ने कर लिया है। शासन की ओर से भी व्यवस्था है। सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि बस्तर में मुर्गा लड़ाई का बाजार लगता है। जी जी, मुर्गा लड़ाई होती है। हाँ, वहाँ खूब लोग एकत्रित होते हैं। पहली बार है कि हमारे जानकारी में पहली बार ये हुआ कि मुर्गा लड़ाई भी बंद है। मुर्गा लड़ाई बंद है बस्तर में? पूरा बंद है, कहीं कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा। लोग खुद इतने अनुशासन, गांव वाले अपने अनुशासन में ले लिए हैं। पुराने बड़े बुजुर्ग रहे होंगे, उन्होंने बताया होगा कि महामारी फैलती है, कालरा है, धुकी जो कहते थे, जिसमें गांव के गांव लोग खत्म हो जाते थे। जी जी। वो उनके जहन में है वो बात। और इस कारण से ये भी जानते हैं कि शहर में तो अस्पताल है, इलाज भी मिल जाएगा, हो जाएगा, जांच भी कर लेंगे, लेकिन गांव में कहाँ से होगा। इसलिए उन लोगों ने खुद को अपने आप अनुशासन का पालन कर रहे हैं। लेकिन बघेल साहब, ये वो तो उन्होंने तो मुर्गा लड़ाई बंद कर दी। ये जो राज्यों के बीच में मुर्गा लड़ाई है या राजनीति की जो मुर्गा लड़ाई है वो भी बंद है या वो चालू है? देखिए, दूसरे राज्यों से लोग अब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ लोग रुके हैं तो उसको भेज दीजिए। हमने यही कहा कि भाई भारत सरकार यदि आदेश दे तो निश्चित रूप से उनको भेजने की व्यवस्था हम अपने यहाँ कर देंगे। नहीं, मतलब इसमें कांग्रेस बीजेपी वाली लड़ाई तो नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं। इसमें देखिए, ये संकट का समय है और इस समय उस प्रकार की बात करना उचित मैं नहीं समझता। लेकिन जो सहयोग एक दूसरे को कर सकते हैं, अब तो यही है कि हमारे राज्य के जो लोग हैं उसके ध्यान आप लोग रखें, आपके प्रदेश के लोग जो यहाँ रह रहे हैं उसका ध्यान हम लोग रख रहे हैं।
और आपके राज्य के जो बाहर लोग हैं उन तक आपका संदेश जा रहा है? आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं? क्योंकि आपके राज्य के अभी जम्मू कश्मीर में लोग पता चला, जैसे आपने बताया, कुछ ट्वीट वगैरह भी किया। जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में तो जानकारी नहीं मिली, लेकिन यहाँ गुजरात के हैं, बंगाल के हैं, केरल के हैं। नहीं, आपके राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में भी हैं शायद कुछ अभी? वहां भी होंगे मजदूरी करने, तो बहुत सारे लोग वहां जाते हैं, रोजगार की तलाश में लोग जाते हैं। उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, अलग अलग राज्यों में, साउथ के राज्यों में हमारे लोग हैं। तो उनसे भी, कर्नाटक में भी हैं, सब जगह हम लोग कोशिश कर रहे हैं सबसे बातचीत करें, उसके खातों में हम पैसा डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो वहाँ, क्योंकि यहाँ तो हम लोग जो अनाज है उसको दे रहे हैं और जो दैनंदिन आवश्यकता की चीज है उनको हम वितरित करवा रहे हैं, लेकिन राज्य के बाहर तो हम अनाज नहीं दे सकते। ऐसी स्थिति में नगद राशि ही उनके खातों में डाला जा सकता है, या उन राज्यों के जिनके पास कार्ड नहीं है, राशन कार्ड वगैरह नहीं है, वो कैसे करेंगे? या जिनके अकाउंट वो लिंक नहीं है? जी आवाज क्लियर नहीं है। जिनके अकाउंट लिंक नहीं है और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और दूसरा वो वाला कोई सरकारी ऐसा कुछ दस्तावेज नहीं है, उन तक कैसे पहुंचेगा? देखिए, हमारे प्रदेश में 2,44,00,000 लोगों के पास राशन कार्ड है। अच्छा। और उसे सीधा हम लोग 2 महीने का राशन मुफ्त में दे रहे हैं। जी। बचत जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो ऐसे प्रत्येक पंचायत में 2 क्विंटल चावल हमने रख दिया है, उससे वितरित कर रहे हैं। अच्छा। शहरी क्षेत्रों में सूखा अनाज भी दे रहे हैं और गर्म भोजन भी बना के दे रहे हैं। घरों में भी दे रहे हैं, घर में पहुंचा भी दे रहे हैं, और व्यक्तिगत लोगों को भी वो राशन उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे पका हुआ भोजन हो चाहे वो सूखा राशन। शहरों में भी। अच्छा, इसमें न केवल शासन स्तर पर बल्कि जो सामाजिक संगठन है वो लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और हर जिले में, हर शहर में इस प्रकार की व्यवस्था बन पड़ी है। हमने कहा कि राशि हमें न दें, बल्कि राशि की जगह जो दैनंदिन जीवन में जो आवश्यकता की चीजें हैं वो हमको उपलब्ध करा दें, कि जिला प्रशासन के माध्यम से वितरित करेंगे। आप वितरित न करें, क्योंकि आप अपने घर में या ऑफिस में बुलाएंगे तो भीड़ लगेगी। जिला प्रशासन के पास सारे लोगों की सूची है, कितने लोग व्यवसायी हैं, कितने लोग मजदूर हैं, कितने लोग नौकरी पेशा के लोग हैं, किसके पास राशन कार्ड है, किसके पास नहीं है। ये सारी जानकारी हमारे पास है, और उसके आधार कितने भिखारी हैं, कितने बेघर हैं, कितने बाहर के लोग हैं, वो सब लोगों की सूची हमारे पास है। और किसके घर में आवश्यकता है वो जानकारी है, तो उनके घरों तक पहुंचा देते हैं। हेल्पलाइन भी है, उससे जानकारी मिल जाती है, चाहे दवाई हो, चाहे राशन हो, चाहे साग भाजी हो, पका हुआ खाना हो, चाहे सूखा अनाज हो, मतलब सब पहुंचाने की समस्या तो है और बहुत बड़ी है, वो दिख भी रही है। भूपेश बघेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भी और देश की जनता के लिए भी एसेंशियल सर्विसेज की हम बात करते हैं। इस वक्त शायद सबसे एसेंशियल सर्विस जो है वो सरकारी है, और आप लोग हैं, राज्य सरकारें हैं, खासतौर पर राज्य सरकारें, क्योंकि केंद्र सरकार के निर्देश जो है वो राज्य सरकार के स्तर पर ही पालन होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूपेश जी हमसे बात करने के लिए। जी नमस्कार। स्वागत है आपका, मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात दिल्ली से बड़ी खबर की, जहां मरकज कोरोना संदिग्धों ने थूका बस की खिड़की से। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है। मेडिकल जांच कराने के लिए ले जाया जा रहा था संदिग्धों को। निजामुद्दीन इलाके से लेकर जा रहे थे संदिग्ध को, और इसी दौरान मरकज कोरोना संदिग्धों ने थूका, बस की खिड़की से थूका। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है। मेडिकल जांच कराने के लिए ले जाए जा रहे थे संदिग्ध, निजामुद्दीन इलाके से लेकर जाया जा रहा था ताकि जांच हो सके, और इसके पहले ही कि ले जाया जाता उन्होंने बस की खिड़की से बाहर थूका। तो मरकज कोरोना संदिग्धों ने थूका, बस की खिड़की से थूका गया है। अब कहीं ना कहीं जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं, ये एक तरीके से संक्रमण फैलाने की कोशिश कही जा सकती है, साजिश कही जा सकती है। और दिल्ली से संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, बहुत ही चौंकाने वाली बात है, संदिग्धों ने बस की खिड़की से थूक दिया, जबकि सबको अच्छे से पता है कि ये एक ऐसा संक्रमण है, बहुत तेजी से फैलता है। निश्चित तौर पर रीनू, जिस तरह से जिस वक्त में ये बस में लोग बैठे हुए थे, सवार थे, उस वक्त में लोगों को विशेष तौर पर बताया भी जा रहा था, सतर्कता भी बरतने के लिए कहा जा रहा था, और यहाँ तक कि
लोगों से कहा जा रहा था, जो मेडिकल टीम जो थी वहां पे साथ में बस के साथ में आई थी, वो बार बार अपील कर रहे थे कि आप लोग अपने मास्क को पहन कर रखें और नीचे कोई भी थूकने की कोशिश ना करें, क्योंकि शुरुआती तौर पर जब देखा गया 2-3 लोग जानबूझकर थूकते हुए नजर आ रहे थे। तो जब उसे समझाने की भी कोशिश की गई, उसके बावजूद उन लोगों ने वहां पे बस से वहां पे थूकने का प्रयास किया। और उसके बाद जब ऐसा लगा शुरुआती तौर पे कि महज ये आम है, लेकिन जब देखा गया कि कई लोग जानबूझकर वहां पे थूक रहे हैं और इस तरह की हरकत को अंजाम दे रहे हैं, तब इस मामले पर गंभीर हुए और मेडिकल टीम जो है लगातार जब उस मामले में पास में खड़े पुलिस कर्मियों को भी इस मामले की जानकारी दिया गया। इसके साथ ही जो पैरामेडिकल जो जवान थे वहां पे वो भी फिर सतर्कता बरतते हुए वहां से हट गए। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए जिस तरह के मामले निकल के सामने आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी इस मामले की तफ्तीश कर सकती है और हो सकता है इस मामले पर जो क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो इस मामले की जांच कर सकता है, या कोई इसके साथ साथ जो दूसरी जांच एजेंसी है उसको भी जांच का जिम्मा दिया जा सकता है, जो इस मामले पे ये तफ्तीश करेगी क्या ये महज हादसा था या एक जानबूझकर एक साजिश रचने की कोशिश की जा रही थी। तो ये इस मामले की भी तफ्तीश की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मामला यहाँ पर आया, इस मामले पर पिछले कुछ दिनों पहले ही खुफिया विभाग के कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई थी, कुछ अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई थी। उनका कहना था कि ये लोग कई लोग जो हैं जो विदेश से आए थे, तो एक शब्द का जिक्र कर रहे थे, कोरोना जिहाद। तो क्या ये कोरोना जिहाद है या कुछ जानबूझकर ऐसी तो कोई साजिश तो नहीं है, या ये महज ये हादसा है जो अपने आप इतने बड़े स्तर पे फैलता जा रहा है। तो इस मामले में किस तरह से यहाँ पे एक साजिश है या ये महज ये हादसा है, इस मामले की भी आगे पड़ताल की जा सकती है और इस मामले पर जो विस्तार से जांच की जाएगी, तो उसके बाद कई और भी जो मामले जो है खुलकर वो सामने आते जाएंगे। बिल्कुल शंकर, मरकज कोरोना संदिग्धों ने जो थूका है बहुत ही घटिया हरकत है ये। यदि ये किसी घटिया जो सोच है इसे अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे कि जो संक्रमण है वो तेजी से फैले, तो क्या इनको हिरासत में लिया गया है, इनको रोक कर रखा गया है? नहीं, अभी तक देखिए इस मामले पर जिस तरह से मामला आया सामने में, उसके बाद कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चला कि ऐसा नहीं कि क्या हो रहा है, और लोग जो है इसको सामान्य भाषा में देख रहे थे, समान अंदाज में देख रहे थे। लेकिन जब इस मामले से जुड़े हुए जब अलर्ट जो है विशेष तौर पर डॉक्टरों ने जो एक कुछ मेडिकल स्टाफ जो थे उन्होंने इस तरह से अलर्ट किया, तब वहां आसपास जो खड़े थे लोग वो उसके बाद अलर्ट हुए थे। देखिए यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर समझाया जाता है, खासकर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बाकायदा जिस तरह से अलर्ट किया जाता है कि आप हाथ में दस्ताना पहने, तो इसके लिए ये है कि कहीं पे भी ऐसे जो लार जो है लार या कुछ ऐसे वो ना टच में हो, या संदिग्ध जो लोग हैं या जिससे वायरस जिसमें फैला हो तो वो कहीं ना छुए। तो कहीं न कहीं ये जानबूझकर थूकने की जो एक परंपरा रही इन लोगों की, या और इस मामले पे जो हमारे जो खुफिया इंटेलिजेंस के हमारे सूत्र जब इस मामले पे विस्तार से पूछताछ उनसे मैंने किया, तो उनका कहना था कि कुछ लोग जानबूझकर और भी क्या कर रहे थे कि जब पिछले कुछ दिनों से जब जाते थे उनसे पूछताछ करने के लिए, तो जानबूझकर जैसे ही नजदीक कोई व्यक्ति आता था तो अपना मास्क हटा के उसके बाद बातचीत करना स्टार्ट करते थे। अच्छा। यानी कि यहाँ पर कहीं न कहीं एक साजिश की बू आ रही है। लेकिन इस मामले पे क्या ये साजिश है या कोई और मामला है, इसको विचार और बिल्कुल इस पर बहुत गहनता से विचार करके कार्रवाई करने की जरूरत है। शंकर, जैसा आप बता रहे हैं कि जानबूझकर भी कुछ संक्रमण फैलाने की कोशिश की जाती थी, मास्क हटाकर बात की जाती थी, और ये वाकई में बहुत ही संदेहास्पद हरकतें हैं सभी की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच एक और अहम खबर का रुख करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से राहत कोष में योगदान पर ट्वीट कर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को धन्यवाद दिया। पीएम ने ट्वीट में लिखा है, मैं मुकेश और नीता अंबानी जी को पीएम केयर्स में योगदान देने और कोरोना वायरस को हटाने के लिए और उनके अन्य कार्यों के लिए धन्यवाद देता हूं। पूरी रिलायंस टीम कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रभावी योगदान दे रही है, चाहे वह स्वास्थ्य सेवा में हो या लोगों की सहायता करने में वे सक्रिय रहे हैं। तो पीएम केयर्स फंड में 500 करोड़ की राशि का मदद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया है, और इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दिया। रिलायंस ने पीएम केयर फंड में 500 करोड़ देने का ऐलान किया है और इसके चलते प्रधानमंत्री मोदी ने आभार जताया है। तो रिलायंस फाउंडेशन का आभार जताते उन्होंने काफी सराहना भी की और उन्होंने उठाए जा रहे सभी कदमों का, सभी प्रयासों की सराहना की है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।